आज हम शब्द शक्ति टॉपिक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में 2 अंक दिलाने का कार्य करेगा। बड़ा सरल टॉपिक है, ज़्यादा कठिन नहीं है। पहले इस टॉपिक का जो नाम है शब्द शक्ति, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। शब्द शक्ति इसका मतलब है शब्दों में ताकत होती है, और वो कितनी होती है उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। कैसे? देखो कि आपने कभी कभी सुना होगा कि किसी शब्द को कहने से कोई व्यक्ति बहुत ही नाराज़ हो जाता है, और किसी शब्द के कहने से कोई व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो देखो, केवल शब्द ही तो था। शब्द के कहने से कोई तो प्रसन्न हो गया, कोई नाराज़ हो गया, यहाँ तक कि कभी कभी शब्द के कहने सुनने से झगड़े भी हो जाते हैं। तो आप देखो, शब्दों में बड़ी ताकत होती है, और वो ताकत होती कैसे है उसके आधार पर आपको हम बता देते हैं कि कोई भी व्यक्ति, जिसे हम वक्ता कहते हैं, वक्ता जब किसी से बात करता है या कोई किसी कथन को सुनता है, तो उस कथन को सुनने वाले अलग अलग अर्थ ग्रहण करते हैं। कोई तो उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है सीधा सीधा, कोई उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है लक्षणों के आधार पर, और कोई उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है किसी प्रसंग के आधार पर। वाक्य तो एक ही है, लेकिन सुनने वाला उसका अर्थ अनेकों अनेकों प्रकार से निकाल लेता है। और ये अर्थ ज़्यादातर 3 प्रकार से निकाला जाता है। कोई व्यक्ति तो अर्थ निकालता है वाच्यार्थ के आधार पर, कोई निकालता है लक्ष्यार्थ के आधार पर, कोई निकालता है व्यंग्यार्थ के आधार पर। और निकालता कैसे, सुनिए। जो कोई व्यक्ति वाच्यार्थ ग्रहण करता है, वाच्यार्थ इसका मतलब है जैसा जो वक्ता बोल रहा है, श्रोता उसका वही अर्थ ग्रहण कर रहा है। जैसा वक्ता ने बोला, श्रोता ने वही अर्थ ग्रहण किया, वहाँ पर हमारा वाच्यार्थ होता है। और वाच्यार्थ का जो शब्द बोध कराता है ना, वो हमारी अभिधा, उसको अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरा देखिए, कोई व्यक्ति अर्थात वक्ता कुछ बात कह रहा है, सामने वाला उसको सुन रहा है, लेकिन उसने जैसा कहा है ना वैसा अर्थ ग्रहण नहीं किया। उसने उसमें क्या देखा? लक्ष्यार्थ देखा, लक्ष्यार्थ, उसमें लक्षण दिखाई दिए। तो लक्ष्यार्थ जहाँ हो जाता है वहाँ हमारी शक्ति लक्षणा होती है। व्यंग्यार्थ, जब कोई व्यक्ति कोई बात कहता है उसका अलग ही अर्थ निकाला जाता है, मतलब कहने से और सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका अलग ही अर्थ निकाला जाता है, वहाँ होती है हमारी व्यंजना। अब शब्द शक्ति की परिभाषा की बात कर लेते हैं। वाक्य में कोई शब्द दिया होता है या पूरा वाक्य दिया होता है, वाक्य के अर्थ को सुनकर कोई व्यक्ति जिस माध्यम से अर्थ ग्रहण करता है, वाक्य को सुनकर कोई भी श्रोता उसके अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण करता है, उस माध्यम को ही शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थ ग्रहण करने का हमारा कोई न कोई माध्यम होता है। कोई सामने वाला कुछ कह देता है, हम सुनते हैं, तो उसके बीच में कोई माध्यम है, उस माध्यम के आधार पर ही हम विभिन्न विभिन्न प्रकार अर्थ निकालते हैं। अर्थ निकालते हैं ना, वही हमारी शब्द शक्ति कहलाती है। और ये माध्यम होते हैं 3। कोई माध्यम होता है वाच्यार्थ का, कोई निकालता है लक्ष्यार्थ का, कोई निकालता है व्यंग्यार्थ का। इन्हीं माध्यमों के आधार पर जितने माध्यम हैं, अर्थात 3 माध्यम हैं, 3 माध्यम के आधार पर ही हमारी शब्द शक्ति भी 3 हैं। पहली है अभिधा, दूसरी है लक्षणा, तीसरी है व्यंजना। और देखो, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना की परिभाषा आपको क्लियर कर देता हूँ। जो ऊपर ये सब लिखे गए हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, बस इनमें ही आप सब जोड़ देना बोध। आपको इनमें ही क्या जोड़ देना है? बोध शब्द जोड़ देना है, बोध, और आपकी परिभाषा हो जाएगी कंप्लीट। कैसे? देखिए, वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं।
दोबारा सुने, वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसी प्रकार आप इन दोनों की परिभाषा बना सकते हैं, बोल सकते हैं। लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं और व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो यहाँ तक आपको एक तो शब्द शक्ति की परिभाषा और उसके भेद और भेदों की परिभाषा कंप्लीट हो गई होगी। आपको केवल इन तीनों शब्दों के पीछे पीछे बोध जोड़ देना है, बस आपकी परिभाषा कंप्लीट। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये तीन प्रकार से कोई ना कोई बोध होता है, तीन प्रकार से, और उन तीन ही प्रकार के आधार पर हमारी शब्द शक्ति भी तीन प्रकार की मानी गई है, जिनमें पहली है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरी है लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। अब इनको आप पहचानेंगे कैसे? उन्हें पहचानने का आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। अभिधा शब्द शक्ति के बारे में सुनिए। अभिधा का दूसरा नाम है मुख्यार्थ, जिसे हम वाच्यार्थ भी कहते हैं। इस वाच्यार्थ का अलग नाम कौन सा है? मुख्यार्थ। तो जहाँ पर मुख्यार्थ मतलब मुख्य प्लस अर्थ हो, इसका मतलब है जहाँ पर वक्ता और श्रोता, वक्ता और श्रोता, वक्ता कहने वाला, श्रोता सुनने वाला, लेकिन आप परीक्षा में श्रोता नहीं होंगे, आप रहेंगे पाठक। तो आप श्रोता के स्थान पर पाठक भी शब्द यूज कर सकते हैं, तो आपका गलत नहीं माना जाएगा। ध्यान से देखना, जहाँ पर वक्ता, श्रोता या पाठक मुख्यार्थ ग्रहण करते हैं अर्थात समान अर्थ ग्रहण करते हैं, वहाँ पर हमारी अभिधा शब्द शक्ति होती है। मुख्यार्थ जैसा वक्ता ने कहा है, श्रोता वैसा ही अर्थ ग्रहण करे, अर्थात जैसा वक्ता कहता श्रोता भी उसी के जैसा समान अर्थ ग्रहण करता है, वहाँ पर हमारी अभिधा शब्द शक्ति होती है और इसके अर्थ ग्रहण करने में बाधा नहीं होती। बाधा बिल्कुल नहीं होती। बाधा का मतलब है हम जैसा कहेंगे वैसा ही तुरंत समझ जाएंगे। हिंदी के जितने भी सरल वाक्य हैं वे सब के सब अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। एक इसकी पहचान हो गई। जैसा वक्ता कह रहा है, श्रोता वैसा अर्थ ग्रहण कर रहा है, अर्थात दोनों उसी समान अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं और अर्थ ग्रहण करने में उनको कहीं भी बाधा उपस्थित नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं सोचना पड़ रहा है, वहाँ पर हमारी अभिधा शब्द शक्ति होती है। नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2 का नाम है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति में आपको अगर किसी भी कथन में लक्षण दिखाई दे जाए, लक्षण, जो कोई वक्ता कुछ बोलेगा, श्रोता जो सुनेगा, तो वक्ता जो बोल रहा है श्रोता भी उसको सुन रहा है, लेकिन जो वक्ता है ना, वक्ता उसका अन्य अर्थ ग्रहण करेगा। अन्य अर्थ मतलब कहने जो वक्ता जो कह रहा है उस अर्थ से कोई मतलब नहीं, श्रोता उसका अलग ही अर्थ ग्रहण करेगा और वो अलग अर्थ कोई ना कोई लक्षण के आधार पर ग्रहण करेगा। तो इसके जो अर्थ ग्रहण करने में एक बाधा उपस्थित हो जाएगी, मतलब बाधा होगी। इसमें बाधा नहीं हुई थी, यह हमारी बाधा हो जाएगी। बाधा से मतलब है जो हम कोई अर्थ निकालेंगे उसमें कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सोच करके हम देखेंगे कि जो वक्ता ने कहा है वो अर्थ तो है ही नहीं, तो श्रोता उसका थोड़ा सा अर्थ ग्रहण करेगा, अन्य अर्थ ग्रहण करेगा और अन्य अर्थ ग्रहण करते समय वो लक्षण देखेगा। लक्षण देखेगा तो वहीं हमारी शक्ति कौन सी हो जाएगी? लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। नंबर 3 की बात कर लेते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति। इसमें भी वक्ता श्रोता दोनों होंगे। श्रोता के स्थान पर पाठक भी हो सकता है, उस समय आप पाठक रहेंगे पेपर देते समय। व्यंजना, व्यंगार्थ, व्यंग प्लस अर्थ, लक्ष्यार्थ, लक्ष्य प्लस अर्थ, मुख्यार्थ, मुख्य प्लस अर्थ, इनकी अलग अलग वे हैं।
जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो कुछ सामान्य बात कह रहा है उसका श्रोता मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से अलग 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 अर्थ भी कौन सा, अकथित अर्थ ग्रहण कर रहा है। अकथित, अकथित से मतलब जो ना तो वक्ता ने कहा ना वो श्रोता ने सुना, अर्थात वो किसी अलग ही अर्थ की कल्पना कर रहा है। तो यहाँ पर सुनना अकथित अर्थ में ज़्यादातर कल्पना करी जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा सोचा जाएगा। कल्पना के आधार पर कोई ना कोई एक ऐसा अर्थ निकलेगा, वो अर्थ कोई ना कोई किसी प्रसंग, किसी कथा या कोई घटना के आधार पर निर्भर करेगा। तो समझ लेना, वक्ता जो कुछ कह रहा है श्रोता सुन रहा है, और दोनों से ही अलग अर्थात काल्पनिक अर्थ जिसे कहते हैं अकथित अर्थ की जहाँ प्राप्ति हो वहाँ पर हमारी शक्ति व्यंजना होती है। इनको मैं आप और सरल तरीका से आपको पेश कर रहा हूँ। देखो, एक तो इनकी पहचान ये हो गई जो मैंने लिख रखी है। अलग पहचान और देखें आप, सीधी सीधी पहचान। अभिधा शब्द शक्ति में वक्ता और श्रोता किसी भी अर्थ को समान ग्रहण करेंगे, पहली पहचान। दूसरी पहचान अभिधा की, हिंदी के सरल वाक्य सब के सब अभिधा शक्ति में आएंगे। तीसरी पहचान, अर्थ ग्रहण करने में कोई भी बाधा उपस्थित नहीं होगी। अब आप देख लो लक्षणा सब शक्ति के बारे में। जो वक्ता कह रहा है श्रोता वही सुन रहा है, लेकिन श्रोता लक्षण के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण कर रहा है। अन्य अर्थ ग्रहण करने में उसको थोड़ी सी यहाँ पर बाधा हो जाएगी, रुकावट। हल्का रुकेगा, फिर हल्का सा सोचेगा, हल्का सोचेगा, फिर लक्षण दिखाई देंगे आपको। तो जहाँ लक्षण दिखाई दे जाएं वहीं हमारी शक्ति होती है लक्षणा। अलग इसकी पहचान, हिंदी के जो मुहावरे हैं, मुहावरे, हिंदी के जितने भी मुहावरे हैं वे सब के सब इस लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। किसी भी पंक्ति में आपको कोई मुहावरा आ जाए तो आप समझ लेना वो हमारी लक्षणा शब्द शक्ति है। अभिधा में समान अर्थ रहेगा, इसमें लक्षण के आधार पर अर्थ रहेगा। अभिधा में मुख्य अर्थ में कोई बाधा नहीं होगी, जबकि लक्षणा के मुख्य अर्थ में कोई न कोई रुकावट या बाधा उपस्थित हो जाएगी। अब आते हैं व्यंजना शब्द शक्ति पर। मुख्य अर्थ और लक्ष्यार्थ दोनों से भिन्न अलग अर्थ जो इसमें नहीं कहा गया है, और अर्थ भी कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई प्रसंग के आधार पर ग्रहण किया जाएगा। इसके अर्थ में भी कोई बाधा नहीं होगी, और वहाँ पर इस व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। मुख्यार्थ अर्थात वक्ता जो कुछ कहना चाह रहा है, लक्ष्यार्थ श्रोता उसका अर्थ ग्रहण वो नहीं कर रहा जो कहना चाह रहा है, अर्थात वो ऐसा अर्थ ग्रहण कर रहा है जिस कथन में है ही नहीं, अन्य अर्थ की प्राप्ति कर रहा है। वहाँ पर हमारी शक्ति कौन सी हो जाएगी, व्यंजना। इसकी अगली पहचान, इसमें इस व्यंजना शब्द शक्ति में पूर्ण कल्पना करनी पड़ती है। लक्षणा में हल्की सी कल्पना करनी पड़ती है और अभिधा में कल्पना करनी पड़ती नहीं है। नंबर 2 पहचान, हिंदी का जो श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार भी इस व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। ये तीनों की मैंने आपको पहचान बता दी है। इन पहचान के आधार पर ही अब आप किसी भी उदाहरण को देख लेना, बड़ा सरल हो जाएगा। जैसा का तैसा अर्थ अभिधा, जिसमें लक्षण दिखाई दे जाए लक्षणा, जिसमें ना तो लक्षण है ना जैसा कह रहा वैसा सुन रहे हैं, कल्पना करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, माँ शक्ति हमारी होती है व्यंजना। एक पहचान बताऊँ सरल, हिंदी के सीधे सीधे वाक्य अभिधा में,
लक्षण वाले वाक्य लक्षणा में, और हिंदी की जो कविता आती है ना, कविताएं जिसमें अलंकार होते हैं, विशेषकर जिसे हम पद्य कहते हैं, वो हमारी व्यंजनात्मक शक्ति में काम करता है। कभी कभी पंक्ति भी गद्य की आ जाती हैं, लेकिन सीधी बात यह है कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़े, बहुत ज़्यादा कल्पना करनी पड़े, वहाँ पर हमारी व्यंजनात्मक शक्ति होती है। ये थी इसकी पहचान। अब आपको देखिए कुछ उदाहरण समझा जा रहे हैं, उन उदाहरणों के आधार पर आप इस सब शक्ति के भेदों के बारे में अच्छी तरह जान जाओगे। देखिए, उदाहरण नंबर 1, सरदार पटेल महान नेता थे। उदाहरण नंबर 2, सरदार पटेल लोहे पुरुष थे। उदाहरण नंबर 3, सरदार पटेल ने सदैव विष पान कर लोगों को अमृत दान किया। इन तीनों उदाहरणों का बड़ा ज़्यादा गौर से देखें। नाम सब में समान समान है, लेकिन अर्थ बड़े बड़े गंभीर हैं। कैसे देखो, सरदार पटेल महान नेता थे, जैसा किसी व्यक्ति ने लिखा है, पढ़ने वाला वही अर्थ समझ गया जो जैसा किसी ने लिखा है, या श्रोता ने जैसा बोला है, वक्ता भी इसका वही अर्थ समझ गया जैसा श्रोता ने बोला है। अर्थात मुख्य अर्थ है, इसमें कोई बाधा है नहीं है, अर्थ तुरंत समझ में आ गया। हिंदी का सरल वाक्य भी है, तो इस वाक्य में हमारी सब शक्ति हो जाएगी अविधा। उदाहरण नंबर 2 देख लो। सरदार पटेल लोह पुरुष थे। लोह पुरुष अंडरलाइन कर दी मैंने, इसका मतलब है लोहे का पुरुष, लोहे से निर्मित पुरुष, लोहे से बना पुरुष। तो यहाँ पर हल्की सी बाधा हो गई कि लोहे से बना पुरुष कोई होता ही नहीं है। लेकिन हमने जरा हल्का सा सोचा, लक्षण दिखाई दिए। कैसे कि सरदार पटेल के जो विचार थे, वो लोहे जैसे मजबूत थे। तो यहाँ पर हमको लक्षण दिखाई दिए। कैसे? बड़े मजबूत थे, वो दृढ़ निश्चयी थे, उनके विचार बड़े मजबूत थे। और मजबूत यहाँ पर लोह शब्द आया मजबूत के लिए, लोहे के नहीं थे, वो बड़े मजबूत विचार वाले थे। तो देखिए लक्षण दिखाई दिए तो शक्ति हमारी हो जाएगी लक्षणा। उदाहरण नंबर 3, सरदार पटेल ने सदैव विषपान कर लोगों को अमृत दान किया। अब देखो इस उदाहरण में बड़ी दिक्कत है। सदैव विषपान कर, अमृत दान, देखो अंतर दोनों में। आपको पता है कि विषपान करने वाला कभी जीवित नहीं रहता है। जिसने जहर खा लिया वो जिंदा कैसे रहेगा, और जहर खाने वाला किसी को अमृत कैसे दे सकता है। तो देखिए जैसा वक्ता ने कहा है, श्रोता ने अर्थ बात तो वही समझ ली जैसा उसने कहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सोच में कैसे पड़ गया कि जहर खाने वाला व्यक्ति अमृत कैसे दे सकता है। बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया। फिर मैंने आपको बताया था पहचान में किसी प्रसंग, किसी घटना या कोई एक कथित अर्थ के आधार पर जहाँ अर्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ पर हमारी शक्ति व्यंजना होती है। तो बस हो गया,
इसका मतलब है कि सरदार पटेल ने विषपान मतलब बहुत ज़्यादा समस्याएं झेली थी देश के लिए, और समस्याओं को खुद ने झेला और समस्या खुद ने झेली और झेल करके पर हिंदुस्तानी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा कार्य कर गया था, जिसे कहते हैं अमृत दान किया। उसने हमारे भारत का जो देशी रियासत थी भारत की, उनका एकीकरण किया था। उस एकीकरण करने में उसको अनेक समस्या आई थी, लेकिन सभी समस्याओं को झेलते हुए उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बढ़िया कार्य किया था। तो बस वही व्यंग्यार्थ है यहाँ पर। जो कुछ लिखा जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, जो कुछ वक्तव्य से कोई मतलब नहीं। सुनने वाला इसका अर्थ ग्रहण कर रहा है, बहुत कल्पना कर रहा है, कल्पना करी कि सरदार पटेल ने वास्तव में ही खुद समस्या झेल करके लोगों को बहुत बढ़िया काम किए थे। तो देखिए तीनों उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि शक्तियों की पहचान कैसे करेंगे। अन्य उदाहरण और देखें। नंबर 1, उसके हार के मोती कीमती हैं। उदाहरण नंबर 2, राजस्थान देश का राज्य है। नंबर 3, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है। देखिए तीनों वाक्य हमने देखे, हमने पढ़े, हमने सुने, तो इससे स्पष्ट हो गया कि तीनों के तीनों वाक्यों में कहीं भी बाधा उपस्थित नहीं हो रही है। जैसा कोई वक्ता कह रहा है श्रोता वो अर्थ ग्रहण कर रहा है, कि जब जैसा वक्ता कहता है श्रोता अर्थ वही ग्रहण करता है, सीधा सीधा अर्थ है तीनों का। तो ये इन तीनों उदाहरणों में हमारी शक्ति अविधा काम करेगी। तो यहाँ पर क्या होगी, हमारी अविधा सब शक्ति हो गई। अगले उदाहरण देखें। नंबर 1, राणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे। उदाहरण नंबर 2, उसका मन पत्थर का है। नंबर 3, राम सदा चौकन्ना रहता है। ये आप तीनों उदाहरणों को देखें। राणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे। देखिए राणा प्रताप पुरुष, शेर जानवर, असमंजस की स्थिति है, नहीं हो सकता। शेर जंगल में रहता है, प्रताप महल रहते थे। लेकिन राणा प्रताप बड़े वीर थे, बड़े बहादुर थे, मतलब शेर के जैसे थे। उसके गुण लक्षण दिखाई दे रहे हैं इस उदाहरण में। तो लक्षण दिखाई दे देते हैं तो शक्ति कौन सी काम करेगी, लक्षणा। उदाहरण नंबर 2, उसका मन पत्थर का है। मन तो बड़ा कोमल होता है, लेकिन उसका पत्थर बता दिया गया है, अर्थात वो कोई ना कोई व्यक्ति जिसके बारे में कहा गया वो बड़ा कठोर हृदय है। लक्षण है उसके पत्थर के जैसे, शक्ति लक्षणा। राम सदा चौकन्ना रहता है। मैंने आपको बताया था कि हिंदी के जितने भी मुहावरे हैं वे सब के सब लक्षणा शब्द शक्ति में आ जाएंगे। तो यहाँ पर चौकन्ना रहना हिंदी का मुहावरा आ गया। तो शक्ति कौन सी, लक्षणा। अगर इसका हम अर्थ निकालें सीधा सीधा तो हमारा
जो कहने वाला गलत हो जाए, इसका मतलब है राम चौकन्ना। चौकन्ना कहते हैं चार कानों वाला, राम चार कानों वाला है, गलत हो जाएगा अर्थ हो। कि चौकन्ना कहते हैं जो चारों तरफ उसका ध्यान रहे, प्रत्येक बात को ढंग से सुनता रहे, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करे। तो हिंदी का मुहावरा है शक्ति हमारी काम करेगी लक्षणा। और अंतिम जो शक्ति है व्यंजना, उसके उदाहरण आप देखें। नंबर 1 सूरज सिर पर आ गया। सूरज सिर पर आ गया। उदाहरण नंबर 2 कुम्हार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बेटी बादल हो रहे हैं। नंबर 3 उदाहरण देखो। आज तो मुंडेर पर कौआ बोल रहा है। तीनों उदाहरणों में हमारी व्यंजना शब्द शक्ति है। अब हो कैसे समझ लो। सूरज सिर पर आ गया। सूरज सिर पर कभी भी नहीं आता, कि सूरज का तो बहुत बड़ा आकार है, बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी है। लेकिन कहने की बात है कि जब कोई छात्र पढ़ने वाला जल्दी नहीं जगता, उसके लिए इसका शब्द को प्रयोग कर देते हैं। अन्य अर्थ की प्राप्ति हो रही है, तो शक्ति कौन सी व्यंजना। कुम्हार इन्वर्टेड कॉमा बेटी बादल हो रही, इसका मतलब है कुम्हार कह रहा अपनी बेटी से कि बादल हो रहे हैं। कुम्हार ने जो कुछ कहा, बेटी ने वो अर्थ तो समझ लिया कि बादल हो रहे हैं, लेकिन अन्य अर्थ की प्राप्ति करी। कैसे वो समझ गई कि कुम्हार बर्तन बनाने का काम करता है मिट्टी का। जब बादल होते हैं, जब बरसात होती है तो मिट्टी गल जाएगी। तो बस जो कुछ कुम्हार कह रहा था ना, वो बेटी समझ गई, अलग अर्थ की प्राप्ति कर ली। शक्ति व्यंजना। आज तो मुंडे पर कौआ बोल रहा है। देख कौआ बोलते रहते हैं मुंडेर पर, इससे बोलने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको जो सुनता है ना, वो कोई अलग ही अर्थ की प्राप्ति करता है। ग्रामीण कहावत है ये कि आज तो मुड़गेली पर कौआ बोल रहा है, मतलब कोई ना कोई आने वाला है। तो जहाँ पर अलग अर्थ की प्राप्ति हो, वहाँ पर हमारी शक्ति कौन सी काम करती है। व्यंजना सब शक्ति काम करती है। इस प्रकार व्यंजना जो शक्ति है उसमें अलग अर्थ की प्राप्ति होगी। लक्षणा में लक्षण देखे जाएंगे, और अभिधा में जैसा किसी ने कहा है उसका वैसा ही अर्थ ग्रहण किया जाएगा। जल्दी रिपीट कर देता हूँ। अभिधा में जैसा का तैसा अर्थ ग्रहण किया जाता है, लक्षणा में लक्षण देखे जाते हैं, और व्यंजना में किसी अकथित कोई न कोई कल्पना के आधार पर कोई अर्थ ग्रहण किया जाता है। वहाँ पर हमारी व्यंजना शक्ति काम करती है। इनके अलावा भी बहुत से उदाहरण हैं। आपको तो केवल जो तरीका बताया है उसके आधार पर काम करना, आपका कोई उदाहरण गलत नहीं होगा।